हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर। जी हाँ, आपके पास जो मोबाइल है उसके अंदर आपको एक प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर हमारे बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, लाइक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, मीडियाटेक का प्रोसेसर है, एप्पल की अपनी बायोनिक चिप है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी हैं जो कि प्रोसेसर बनाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन के बारे में, स्नैपड्रैगन की हिस्ट्री के बारे में कि स्नैपड्रैगन में अब तक क्या क्या इवोल्यूशन हुए हैं, कहाँ से स्नैपड्रैगन स्टार्ट हुआ और अब कहाँ तक पहुँचा है, बीच में क्या इनकी रुकावटें आई, ये कैसे एक सक्सेसफुल चिपसेट कंपनी बनी। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए कुछ इस टाइप के टॉपिक, पर थैंक यू गेमिकल OMG जो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर्स हैं या कहें फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने हमें एक टॉपिक सजेस्ट किया संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में। तो आज हम उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना करके आ रहे हैं। बाकी ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट होगी इन्फॉर्मेशनल। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं देन आपको बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाकी हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसे ही टेक वीडियोस मिलती रहें। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्नैपड्रैगन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले बात करते हैं क्वालकॉम के बारे में। क्वालकॉम जो है इनकी पेरेंट कंपनी है, स्नैपड्रैगन उसकी एक सब्सिडरी है जो उसके अंडर में काम करती है। अगर हम क्वालकॉम की बात करें तो क्वालकॉम बहुत पुरानी कंपनी है, जहां 1985 में इसको फाउंड किया गया था। और इसको फाउंड किया था इरविन जेकब्स नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि सैन डिएगो कैलिफोर्निया US के रहने वाले थे। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो भी US के अंदर ही है, कैलिफोर्निया में है। बट स्नैपड्रैगन को फाउंड किया गया नवंबर 2006 में। जी हाँ, नवंबर 2006 में इसको अनाउंस किया गया था और नवंबर 2007 में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए थे। स्नैपड्रैगन आपको बेसिकली जो चिपसेट हैं उसमें वर्क करता है। आप कंपनी के जो प्रोसेसर हैं जो बहुत सारी बनाती हैं, मीडियाटेक वगैरह, वही काम स्नैपड्रैगन करता है क्वालकॉम की तरफ से। आपके जो मोबाइल है उसको चलाने के लिए एक प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर बहुत सारे जो कोड वगैरह होते हैं वो सब उसके अंदर समेटे जाते हैं, लिखे जाते हैं और उसके बाद तब जाकर के आपका एक मोबाइल चलता है। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है SoC यानी कि सिस्टम ऑन चिप, जिसको हम प्रोसेसर भी बोल देते हैं। एक SoC भी आपके बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है DSP यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है ISP इमेज सिग्नल प्रोसेसर, CPU मिलता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU मिल जाता है आपको। और अभी इस समय तो आपको AI इंजन भी देखने के लिए मिल रहा है जो पहले नहीं मिला करता था। बट अभी के जो मोबाइल्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, उसके अंदर आपको AI इंजन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं जो आपके मोशन वगैरह को कैप्चर करते हैं, एक्सेलरेशन को कैप्चर करते हैं और साथ में जो भी GPS वगैरह है, ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं, वो सब भी इसके अंदर लगी हुई होती हैं। और मॉडेम होता है जो आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रोवाइड करता है, वायरलेस मॉडेम। तो ये सारी चीज़ें एक SoC में होती हैं। अब ये पूरा स्नैपड्रैगन बनाता है। क्वालकॉम ने स्टार्ट किया था CPU बनाने से, जिसका नाम था स्कॉर्पियन CPU। जी हाँ, ये सिंगल कोर और डुअल कोर CPU आपको अवेलेबल थे। बट अंडर स्नैपड्रैगन का जो बैनर है वो लगने के बाद आपको जो पहला CPU देखने के लिए मिला था, पहला जो हमारा प्रोसेसर देखने के लिए मिला था, वो मिला था QSD यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8250 स्कॉर्पियन CPU। उसमें पहला जो मॉडल नंबर था वो था MSM 7225। ये हमारा पहला CPU था जो 5 मेगापिक्सल की जो हमारी ISP है उसको सपोर्ट करता था। 65 नैनोमीटर पर यह बना हुआ था और ये सिंगल कोर था जो 528 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड के साथ में लॉन्च हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 528 मेगाहर्ट्ज यानी कि उस समय 528 मेगाहर्ट्ज पर प्रोसेसर चला करते थे। आप समझ सकते हैं आज के टाइम में 3 गीगाहर्ट्ज तक मामला पहुंच चुका है। ये बहुत लगभग दिसंबर 2007 की बात है। इसके बाद स्नैपड्रैगन के जो अंडर में आया पहला प्रोसेसर, उसका नाम था हमारा QSD 8250। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था, वो भी आपका 64 नैनोमीटर पर ही था और वो 1 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक हो सकता था। और स्नैपड्रैगन क्लेम करता है कि हमने उस टाइम पर, जबकि सब लोग 500 मेगाहर्ट्ज जो CPU हैं वो बना रहे थे, वो यूज़ कर रहे थे, हमने उस टाइम बनाया था 1 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक होने वाला प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा था और जिसकी ISP भी काफ़ी ठीक थी। 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसको वो सपोर्ट कर सकता था और 3D ग्राफिक्स भी ये सपोर्ट करता था उस समय। बट ये डिस्प्ले उस टाइम तक फुल HD सपोर्ट नहीं कर पाता था और 720p पर ही काम चल पा रहा था। नवंबर 2008 तक यानी कि लॉन्च होने के 1 साल बाद तक लगभग जो 15 डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उन्होंने कॉन्टैक्ट किया क्वालकॉम से, स्नैपड्रैगन से, और उनके जो डिवाइसेज हैं, उनके जो प्रोसेसर हैं, उनको अपने मोबाइल में डालने की बात कही। उसके बाद नवंबर 2009 में क्वालकॉम ने लॉन्च किया QHD 8650A जो 45 नैनोमीटर पर बेस्ड था, यानी कि पहला प्रोसेसर था उनका जो 45 नैनोमीटर पर था और ये 1.2 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक हो सकता था। जी हाँ, थोड़ी सी फैब्रिकेशन प्रोसेस कम कर दी गई जिससे आपकी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई और स्पीड थोड़ी सी आपकी बेटर हो गई। तो इस प्रोसेसर की भी काफ़ी डिमांड आने लगी। क्वालकॉम ने हालांकि अपने जो नेटबुक है, लैपटॉप है, उनके लिए प्रोसेसर बनाए थे और उसके अंदर उन्होंने प्रोसेसर दिए थे 1.5 गीगाहर्ट्ज का, जो उन्होंने अपनी नेटबुक लॉन्च की थी कायक नाम की। वो मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, बट लेनोवो ने बाद में उनके प्रोसेसर्स, नेटबुक वाले प्रोसेसर लेने शुरू किए और अनाउंस किया कि हम इनके प्रोसेसर को यूज़ करने वाले हैं
2011 तक स्नैपड्रैगन का बहुत नाम हो चुका था, क्योंकि उसकी जो फैब्रिकेशन प्रोसेस थी काफ़ी ठीक थी और काफ़ी अच्छे तरह से बढ़ते जा रही थी। वो स्मॉलर इन साइज़ होते थे और काफ़ी अच्छी बैटरी एफिशिएंसी वो प्रोवाइड करते थे। मोबाइल उनके ज़्यादा चलते थे और काफ़ी लाइट वेट भी मोबाइल हुआ करते थे, थोड़े स्लिम हुआ करते थे। इस वजह से स्नैपड्रैगन की जो बहुत है डिमांड आने लगी। और उस समय तक जो एप्पल है, एप्पल अपनी ए सीरीज़ ही प्रोवाइड करता है, जो ए सीरीज़ वाली बायोनिक चिप है इनकी, वही यूज़ कर रहा था। एप्पल का उस समय बहुत नाम था, बट एप्पल ने मना कर दिया था कि हम स्नैपड्रैगन के साथ में काम नहीं करेंगे। स्नैपड्रैगन का जो पूरा मकसद था वो था एंड्रॉइड फोन। जी हाँ, गूगल का नेक्सस 1 इसके ऊपर पहली बार आया था। एप्पल का जो मार्केट है उसको बहुत तगड़ी टक्कर दी थी। साथ में एक फ़ोन आ रहा है HTC की तरफ से, HTC इनक्रेडिबल था, उसने भी काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी यहाँ पर एप्पल आईफोन के जो मार्केट है उसको। और काफ़ी अच्छा जो शेयर था पहले एप्पल का उससे थोड़ा छीन लिया, और उसके बाद जो एंड्रॉइड का शेयर है वो लगभग 50% से ऊपर यानी कि ज़्यादा होने लगा एप्पल की तुलना में। पहले आपको स्कॉर्पियन के CPU मिलता था, स्कॉर्पियन के कोर्स मिलती थी, बट उसके बाद इन्होंने सन 2011 में लॉन्च की क्रेट की कोर्स, जो कि काफ़ी पावरफुल थी। और उस समय इतनी पावरफुल थी कि उसका जो डुअल कोर प्रोसेसर था वो टेग्रा के क्वाड कोर प्रोसेसर को मात दे रहा था इस कोर्स में। जी हाँ, उसका स्कोर पहुंचता था डुअल कोर का 4950 के आसपास, और उसका पहुंच रहा था 4000 के आसपास। तब से मतलब एप्पल को भी लगा ये, मतलब ये र्यूमर्स है, एक तरह से कंफर्मेशन नहीं है, ये र्यूमर न्यूज़ है कि एप्पल ने स्टार्ट किया था, एप्पल ने सोच रहा था कि क्वालकॉम से हाथ मिला ले और उसके लिए अपना वेरिजोन टाइप का जो एप्पल आईफोन है उन्होंने लॉन्च करने की तैयारी की थी। बाद में किसी कारणों की वजह से इनके साथ मोबाइल लॉन्च नहीं हो पाए, और तब से स्नैपड्रैगन हमेशा से एप्पल को टक्कर देता हुआ आया है। 2012 में क्रेट CPU आ गया, और क्रेट CPU काफ़ी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थी, दमदार परफॉर्मेंस थी। उसके बाद जो एनवीडिया टेग्रा है और एक और कंपनी थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट OMAP, जो कि चिपसेट्स में डील करती थी, उनको मार्केट छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद स्नैपड्रैगन एंड्रॉयड के लिए काफ़ी अच्छे CPUs बनाने लगा। जुलाई 2014 तक मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन्स ने धमाल मचा लिया था कि 84.6% जो शेयर था वो एंड्रॉयड फ़ोन्स का हो चुका था। बाकी सब में अदर डिवाइसेस आ रही थी, अदर प्लेटफॉर्म्स आ रहे थे, उनमें से भी 41% तक जो प्रोसेसर्स थे वो यूज़ किए जा रहे थे स्नैपड्रैगन के। उसके बाद स्नैपड्रैगन ने लॉन्च किया अपना फर्स्ट क्वाड कोर का प्रोसेसर, हमारा APQ8064A। इसके अंदर काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिली। एड्रीनो का 320 GPU सबसे पहले इस प्रोसेसर में इनेबल किया गया, और अब तक जितने भी आपको प्रोसेसर मिल रहे थे सब 32 बिट के आर्किटेक्चर पर मिल रहे थे। बट एक क्रांति सी आ गई जब सितंबर 2013 में एप्पल ने लॉन्च किया अपना एप्पल का i5s। उसके अंदर उन्होंने लॉन्च किया पहली बार 64 बिट का आर्किटेक्चर वाला A7 चिप, जो कि काफ़ी परफॉर्मेंस में दमदार थी और काफ़ी ज़्यादा आपको ऑपरेशन देखने के लिए मिल रहे थे उसके अंदर, जो 64 बिट पर बेस्ड थी। बट अभी तक 32 बिट से यूज़ कर रहा था स्नैपड्रैगन। तब स्नैपड्रैगन को मजबूर होना पड़ा और उसने अपना 64 बिट वाला जो प्रोसेसर है वो लॉन्च किया। लेकिन उस टाइम पर भी जो उसके प्रोसेसर थे स्नैपड्रैगन 800, 801 और 805 काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे। उसके बाद भी उन्होंने 64 बिट पर स्विच किया और अपना क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 808 और 810 लॉन्च कर दिया, जो कि इसके अंदर आपको ना ही क्रेट कोर देखने के लिए मिलती थी, ना ही क्वालकॉम की कोई अपनी कोर्स देखने के लिए मिलती थी। यहाँ पर सीधे उसको आर्म की आने वाली कॉर्टेक्स A57 कोर्स मिलती थी और आर्म की कॉर्टेक्स A53 कोर्स देखने के लिए मिलती थी। देन वहाँ पर बहुत सारे हीटिंग इश्यूज आने लगे और थ्रॉटलिंग प्रॉब्लम आने लगी। स्पेशली स्नैपड्रैगन 810 में आपको बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो देखने के लिए मिलने लगे। तो इस चीज़ को देखते हुए और इस इश्यूज़ को देखते हुए सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी S6 जो लॉन्च किया था फ्लैगशिप डिवाइस, उसमें स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर हैं उनको लॉन्च करने से मना कर दिया। तो काफ़ी बड़ा झटका लगा यहाँ पर स्नैपड्रैगन को। उसने 2013 में अपनी एक एंट्री लेवल की 200 सीरीज़ लॉन्च की, जो स्नैपड्रैगन 200 वाली सीरीज़ है वो लॉन्च की, जो कि 28 नैनोमीटर पर थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसकी पावर एफिशिएंसी थी, बेटर परफॉर्मेंस थी और स्पीड काफ़ी अच्छे लोगों को उसके अंदर देखने के लिए मिलने लगी। और एंट्री लेवल के लिए उसने स्नैपड्रैगन 210 भी उसी टाइम पर लॉन्च किया था, लगभग 2014 में। हालांकि इनका जो 64 बिट वाला एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि यार हम अब ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए खुद का डिज़ाइन तैयार करेंगे, और इन्होंने आर्म के जो कोर्स हैं उनकी हेल्प लेते हुए अपने एक डिज़ाइन तैयार किया, जिनका नाम दिया इन्होंने क्रायो। जी हाँ, पहले स्कॉर्पियन था, उसके बाद क्रेट कोर्स आई और अब आई फाइनली क्रायो कोर्स, जो अब तक यूज़ हो रही हैं। और फिलहाल आपको क्रायो के जो कोर्स हैं आपके प्रोसेसर में देखने के लिए मिलती हैं। और ये सबसे पहले आई थी स्नैपड्रैगन के 820 में, जो 14 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट था। सैमसंग की 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई थी, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था। और सबसे पहले जो पहला NPU है स्नैपड्रैगन की तरफ से, वो भी इसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिला था। उसके बाद नवंबर 2016 में आपको देखने के लिए मिला यहाँ पर क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 835 काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर था। 10 नैनोमीटर का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है उस पर ये बना हुआ था, और सैमसंग की ये 10 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस थी। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात है क्रायो का 280 कोर्स देखने के लिए मिली थी, जो कि उस समय काफ़ी पावरफुल कोर्स थी।
इसकी तरफ से आने वाला एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर था। जी हाँ, फर्स्ट टाइम ऑक्टा कोर जो कॉम्बिनेशन है वो इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिला था स्नैपड्रैगन की तरफ से। और स्नैपड्रैगन ने अब तक ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही लॉन्च किए हैं सन 2017 के बाद से। सैमसंग गैलेक्सी S8 पहला मोबाइल था जो स्नैपड्रैगन 835 पर आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि सैमसंग का रोल था इसको फैब्रिकेट करने में। तो उन्होंने शर्त रख दी थी कि भाई फर्स्ट टाइम इसको हम यूज़ करने वाले हैं, हम अपना नाम करेंगे कि हम सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर लेकर के आए हैं अपने डिवाइस में। जी हाँ, फिर दिसंबर 2017 में आपको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन का 845। जी हाँ, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया था। उसके अंदर आपको AI इंजन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। ISP उसकी इंक्रीज कर दी गई थी, आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती थी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उसका बैटरी ड्रेन इशू जो थे वो भी कम होने लगे हल्के हल्के, और काफ़ी बैटरी एफिशिएंट ये प्रोसेसर बन गया था। क्रायो के 385 कोर्स पहली बार इसी प्रोसेसर में आई थी। और उसके बाद आपको स्नैपड्रैगन की जो 7 सीरीज़ है वो लॉन्च होती हुई दिखी इंडिया के अंदर। और सबसे पहले जो क्रायो कोर्स थी वो मिड रेंज फोन्स में जो आई थी वो सबसे पहले आया था स्नैपड्रैगन 636 और स्नैपड्रैगन 660। जी हाँ, अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 636 वाला नोट 5 प्रो या नोट 6 प्रो है तो आप एक इतिहास के साझेदार हैं। जी हाँ, सबसे पहले आप ही का जो फ़ोन है, आप ही का जो मोबाइल है उसके अंदर ही यूज़ की गई थी, ही क्रायो की जो कोर्स है यूज़ की गई थी मिड रेंज मोबाइल्स के अंदर। उसके बाद आपको 2019 के अंदर देखने के लिए मिला है स्नैपड्रैगन का 855 जो कि 7 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट था। इसने जो एप्पल का A12 चिप थी उसको बहुत तगड़ी टक्कर दी, और साथ में जो करीन का 980 प्रोसेसर था उसको भी बहुत खतरनाक टक्कर दी। और एक क्रायो की 485 कोर्स के साथ में यूज़ हुआ था। और यहाँ पर सैमसंग का जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है उसका साथ छोड़ दिया था इन्होंने फ्लैगशिप में, और साथ पकड़ लिया था TSMC कंपनी का। तो इस वजह से इन पर कोई बाउंडेशन नहीं थी कि हाँ सबसे पहले इसको सैमसंग ही लेकर के आएगा, उसके बाद 855 आपको कोई सा ही मोबाइल दे सकता था। उसके बाद क्रायो 460 कोर्स के साथ में आपको स्नैपड्रैगन 730 और 730G देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि अब फिलहाल आपको अंडर 20,000 भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि 8 नैनोमीटर पर ओनली पेस्ट हैं। फिर दिसंबर 2019 में लॉन्च होता है स्नैपड्रैगन 865 और 765। उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे कमाल के फीचर्स, और आपको देखने के लिए मिल जाती है 5G इनेबल्ड सर्विसेज, तो जो एक बहुत अच्छी बात है। स्नैपड्रैगन इस समय पूरी दुनिया का नंबर 1 चिपसेट कंपनी है, तो इसने आपकी जो ग्लोरी है उसको बरकरार रखा है। हालांकि एक टाइम इनके लिए स्ट्रगल का जरूर आया था जब इनका फर्स्ट 64 बिट वाला जो प्रोसेसर है वो फेल्ड हो गया था, लेकिन उसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस समय नंबर 1 कंपनी ये बन करके बैठे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है इस बारे में तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी काफ़ी डिटेल के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद बनाई है, तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।